मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 141 एवं 142। क्या कर रही हो धानी? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आराधना जी आकर उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचती हुए बोलती है, जो गरम कढ़ाई को चूल्हे पर से अपने हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, पता नहीं हमारा ध्यान कहाँ था। कोई बात नहीं, अगर मन ठीक नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है काम करने का, जाओ आराम करो। नहीं मम्मी जी, हम करते हैं। क्या हुआ धानी? नीरज का कोई खोज खबर आया कि नहीं? या अभी भी बस दरवाजे की तरफ देखकर उसकी राह ही देखोगी? भावना जी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोलती है। धानी भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखती है। भावना, तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या इस बच्ची को परेशान देखकर तुम्हें दया नहीं आती है? नहीं भाभी, मुझे तो खुशी मिलती है जब आप दोनों को इस तरह से परेशान देखती हूँ तो ना, तो मन करता है क्या करूँ क्या नहीं। वैसे पकौड़े बनाए कि नहीं? हाँ, ये लीजिए। धानी भावना जी के सामने पकौड़े की प्लेट रख देती है। चलो, इसके आने से कुछ तो सुख मिला। अब अच्छे अच्छे खाने को मिलेंगे, वो भी बिना मेहनत के। नहीं तो बिंदिया के हाथों के खाकर बोर हो गई थी। भावना जी पकौड़े का प्लेट उठाते हुए बोलती हैं। नीरज को गए हुए 10 दिन से ऊपर हो गया था। उसका कुछ अता पता नहीं था। वो पुणे से ही बेंगलुरु निकल गया था या बीच में मुंबई भी आया होगा, लेकिन इस बारे में धानी को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि घर नहीं आया था। हर दिन उसका इंतजार में बीत जाता था, लेकिन नीरज की कोई खोज खबर नहीं मिलती थी। इसी बीच आराधना जी को फ़ोन आता है और वो सब कुछ आराधना जी को बताती है, जिसे सुनकर आराधना जी भी परेशान हो जाती है। ना उन्हें धानी गलत दिखाई दे रहा था और ना ही नीरज, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। धानी वहाँ रो रो कर अकेली पागल हो जाती, इसलिए अरविंद जी को भेजकर धानी को मंगवा लेती है। अरविंद जी को कुछ नहीं बताती है, उन्हें यही बताती है कि नीरज किसी काम से बाहर गया है और धानी वहाँ पर अकेली है तो यहाँ आना चाहती है। सच में वापस दिल्ली आकर धानी को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। पूरे परिवार के बीच वो फिर से अपने मन को शांत कर लेती है, लेकिन जब भी अकेली पड़ती थी, नीरज की याद उसे तड़पा जाती थी। आज के बाद नीरज सक्सेना में कभी हाथ नहीं लगाएगा। वो आखिरी शब्द उसके जहन में कौंध जाता था। आंखें नम हो चली थी। बाद भी 1.5 महीने के लिए उसे छोड़कर गया था, लेकिन तब उसे इतनी उसकी याद नहीं तर पाई थी जितनी अब उसकी याद आ रही थी। लेकिन ये 10 दिन उसे 10 साल के बराबर लग रहे थे, लेकिन इंतजार के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। आराधना जी धानी की बात भावना जी सुन चुकी थी, इसलिए अपने बातों से नमक छिड़का रही थी। चलो कुछ देर कमरे में आराम कर लो। नहीं मम्मी जी, हम ठीक है, पापा जी आने वाले होंगे, हम उनके लिए पकौड़े बना देते हैं। धानी मैं बना दूंगी उनके लिए। नहीं, हम बना देंगे ना उनके लिए। हमारे रहते हुए आप काम करेंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चलिए। छोटी माँ, आपको और चाहिए? नहीं, इतना काफ़ी है। एक कप चाय बना कर दे दो। जी। भाभी, हम कहीं घूमने चलें? शरद धानी का मन बहलाने की कोशिश करता है। हाँ भाई, मूवी का प्लान बनाते हैं। नहीं, हमारा मन नहीं है जाने का। धानी साफ मना कर देती है। क्या हुआ भाभी, आप क्यों इतनी गुमसुम रहती है? हम कहाँ गुमसुम रहते हैं, हम ठीक तो हैं। आप लोगों को कुछ काम है? नहीं। तभी आराधना जी के फ़ोन पर देवेश की माँ का फ़ोन आता है। हेलो। हाँ बहन जी, प्रणाम। आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रुकिए हम घर वालों से पूछते हैं। क्या हुआ आराधना, क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं आज संडे का दिन है तो शादी के कपड़े और गहने खरीदने चलते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? पूरा परिवार इस वक्त हॉल में बैठा हुआ था। सब सहमति से सर हिला देते हैं।
चलते हैं, वैसे भी कुछ काम कहाँ है, ये भी काम में हो जाएगा, उनको भी तो कपड़े दिलाना है। अरविंद जी के कहने पर आराधना जी हाँ बोल देती हैं। बहन जी हम लोग भी 1 घंटे में निकलते हैं। ठीक है, मिलते हैं वहीं पर। चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ। धानी कोई हल्का-फुल्का दूसरा साड़ी पहन लो। नहीं मम्मी जी हमारा मन नहीं है, आप लोग जाइए हम लोग घर पर रहेंगे। लेकिन बेटा अकेले क्या करोगी, चलो ना हम सबके साथ, मन लगेगा तुम्हारा। तुम भी कुछ अपने लिए खरीद लेना। हाँ भाभी चलिए ना, बहुत मज़ा आएगा। शरद धानी का हाथ पकड़कर बोलता है। नहीं शरद भैया हमें नहीं जाना है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं था। धानी बेटा, अरविंद जी उसे आवाज़ देते हैं। जी पापा जी कुछ चाहिए आपको? नहीं हमारे पास आओ। जी जी कहिए। अरे यहाँ बैठो। अरविंद जी उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर धानी ठिठक जाती है। आज तक वो नीरज के अलावा किसी के बगल में नहीं बैठी थी। बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था। मामा बस अपने मतलब से मतलब रखता था और धानी को बस एक जिम्मेदारी मानता था। और कैलाश जी एक ससुर बहू का पर्दा का रिश्ता था, तो कभी बाप बेटी का रिश्ता उसे समझ ही नहीं आया था। क्या हुआ बेटा, बैठो ना। धानी झिझकते हुए थोड़ी दूर बनाकर बैठ जाती है। कुछ कहना है आपको पापा जी? नहीं मेरे पास आओ ना। अरविंद जी अपना बायां हाथ खोल देते हैं। धानी गले से थूक निकल लेती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं हम कैसे ऐसे भाभी? रिया अरविंद जी की दूसरी तरफ सीने से लग जाती है। हाँ बेटा तुम भी आओ ना, पापा जी कहती हूँ ना मैं। धानी कुछ नहीं बोल पाती है। अरविंद जी उसकी झिझक देखकर अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। कोई बात नहीं बोलते हुए धानी के सिर पर हाथ फेर देते हैं। ये ममता भरा स्पर्श उसे अंदर तक पिघला जाता है। वो रोती हुई अरविंद जी के सीने से लग जाती है। बिना रुके वो हिचकते हुए रोए जा रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सब परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा? आराधना जी उसका कंधा पकड़कर पूछने लग जाती है। अरविंद जी भी परेशान हो जाते हैं। बेटा बस मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि ताकि मुझे भी अपनी बेटी का अपने पास होने का एहसास हो। तुम्हें बुरा लग गया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। नहीं पापा जी। अरविंद जी को लगता है शायद वो अपने पास आने के लिए कह रहे थे, इसलिए शायद धानी बुरा मान गई है। पापा जी आज तक कोई हमें इतने प्यार से बुलाया नहीं था और ना ही इतने प्यार से कोई गला लगाया था, और हमें हमारे पापा की भी याद नहीं है और ना ही हमें हमारे माँ याद है। एक तस्वीर के अलावा हमने कुछ नहीं देखा है। आज जब सबका प्यार मिला तो हम खुद को रोक नहीं पाए। अ, हमें हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों हमें माता पिता के रूप में मिले हैं। हम जैसे अभागन को इतना अच्छा परिवार मिला है। हम आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। बस 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 शांत हो जाओ। और तुम कोई अभागन नहीं हो, इसलिए खुद के बारे में ऐसा मत बोलो। अब चलो मुस्कुराओ। अरविंद जी प्यार से बोलते हैं तो धानी नम आंखों से हंस देती है। चलो हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ भाभी, अब मेरी शादी को तो 15 दिन ही रह गए। मुझे अपनी शादी का जोड़ा बनवाने के लिए भी देना है। रिया एक्साइटेड होते हुए बोलती है। हाँ फिर चलो, तुम भी चलोगी ना बेटा? हम क्या करेंगे जाके वहाँ पर पापा जी? तुम भी अपने लिए कपड़े ले लेना। लेकिन हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं। हाँ तो और ले लेना, चलो। सब जाने को तैयार हो जाते हैं। धानी अरविंद जी को मना नहीं कर पाती है। वो भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी पर टेबल पर रखा हुआ अरविंद जी का मोबाइल बजने लग जाता है। हम अभी आते हैं बात करके। अरविंद जी मोबाइल उठाते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। हेलो
हाँ जी मैनेजर साहब। ठीक है, मैं कल लेकर पहुँच जाऊँगा। प्लीज़ आप ये बात किसी को बताइएगा मत। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, 6 महीने में वापस ले लूँगा। परिस्थिति इंसान को कुछ भी करवा देता है। मैनेजर साहब ठीक बोल रहे हैं। बोलकर फ़ोन रख देते हैं। पलटकर घर के अंदर जाने लग जाते हैं। बाहर सक्सेना हाउस का नाम का प्लेट देखकर उनके कदम ठिठक जाते हैं। मन एक बार फिर अपराध बोध से भर जाता है। कंपनी की हालत और बंसल और सिंघानिया का पैसा रिटर्न करने के लिए कंपनी का अकाउंट खाली हो जाता है। तभी मिस्टर किरोड़ीवाल का ऑफ़र आता है और मिस्टर किरोड़ीवाल एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं, जिसे पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए था। गोविंद जी और शरद मना करते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर ना ले, लेकिन अरविंद जी को लगता है ये ऑर्डर उनके कंपनी की हालत सुधार देंगे। फिर से सब कुछ संभल जाएगा। और रिया की शादी भी बड़े स्तर पर कर रहे थे, जिसके लिए भी उन्हें करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए था। अब पैसा कहाँ से आए? कंपनी की स्थिति मार्केट में पैसा नहीं दे रहा था। कितने भी होटल ले रखे थे, सब पार्टनरशिप पर था। कंपनी का शेयर होल्डर ऑलरेडी 50% नीरज के नाम पर था। ले देकर ये घर ही बचा हुआ था, जो था तो वसुंधरा जी के नाम पर, लेकिन नॉमिनी अपने पति को बनाकर गई थी। इस वजह से इस घर पर उनका पूरा अधिकार था। सारे हालात सुधारने के लिए अरविंद जी सक्सेना भवन को गिरवी रख देते हैं, जिस बारे में किसी को खबर नहीं थी। यहाँ तक कि गोविंद जी को भी नहीं पता था। भैया, क्या सोच रहे हैं? आपको चलना नहीं है? हाँ चलो। भैया, वो शॉपिंग के लिए पैसे? इतने भी कंगाल नहीं हुए गोविंद। है कुछ पैसे मेरे पर्सनल अकाउंट में। लेकिन भैया, वो तो आपका पैसा है ना। अब इस घर में हमारा पैसा और तुम्हारा पैसा कब से होने लगा? रिया मेरी बेटी नहीं है? उसकी खुशियाँ मेरी खुशियाँ नहीं है? नहीं भैया, इसलिए तो चलो। शरद अपने कमरे में आता है। ईशानी को बेड पर लेटे हुए खामोशी से छत को देख रही थी। नीचे क्यों नहीं आई थी तुम? मन नहीं था, ईशानी दो टूक में जवाब देती है। क्यों ऐसी हालत बना कर रखी हो? ऐसे रहोगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा ना। चलो बाहर, मन हल्का हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आज घर वाले को इस खुशखबरी के बारे में भी बता देते हैं। खुशखबरी? बच्चा? इस बच्चे के अलावा आपको सब कुछ दिखाई देता है? आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ? ईशानी, ईशानी शांत हो जाओ। इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। मुझे ठीक रहना भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। प्लीज़ तरह आप समझिए, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इसके लिए। मैं भी माँ बनने का सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ सालों का वक्त दीजिए ना। ईशानी शरद का हाथ पकड़कर रोते हुए बोलती है, कम से कम मुझे 3 साल तो दे दीजिए। हमने पहले यही प्लान किया था ना कि हम 3 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, और आप इस चीज़ के लिए राजी हो गए थे। तो फिर क्या हो गया आपको अचानक? ईशानी, मैंने प्लान बनाया था क्योंकि मैं भी अभी करियर पर फोकस करना चाहता था। लेकिन जब हमें ये खुशखबरी मिल गई है तो मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। अब क्यों इतना सोच रहे हैं? सोचिए, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। चलो तैयार हो जाओ। शरद को नरम पड़ते हुए देखकर ईशानी चैन की सांस लेती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। सब तैयार होकर मॉल जाने के लिए निकल जाते हैं। मेहरा परिवार पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। देवेश, अभिनंदन, अशोक मेहरा और उसकी पत्नी सब मौजूद थे। देवेश आगे बढ़कर सबका आशीर्वाद लेता है। रिया आगे आगे बढ़कर मिसेज और मिसेज मेहरा को प्रणाम कर लेती है। खुश रहो, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। मिसेज मेहरा रिया का गाल प्यार से छूते हुए बोलती है। बदले में रिया मुस्कुरा देती है। देवेश रिया पर नजर हटाकर सबकी तरफ देखता है। जैसे ही धानी पर नजर जाती है, उसकी आंखें चमक उठती है। पिंक कलर की शिफॉन साड़ी में वो सबसे अलग लग रही थी। देवेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। भाभी जी प्रणाम। देवेश झुकते हुए प्रणाम कर लेता है। धानी हड़बड़ा कर पीछे हट जाती है।
ये क्या है? नीरज जो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल को सेट कर रहा था, धानी को देखते ही बोल पड़ता है। क्या है का मतलब क्या है? धानी आगे पीछे खुद को देखते हुए बोलती है। तुमने तुमने ये रेड साड़ी क्यों पहनी है? हम तो रोज ही साड़ी पहनते हैं। लेकिन आज क्यों पहना है? और ये तुम्हारे हेयर क्यों ओपन है? पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, व्रत था हमारा इसलिए लाल साड़ी पहना है और बाल धोया है और सूखने के लिए खुला छोड़ रखा है। मगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बांध लेते हैं। धानी अपने हाथों को बालों के पास ले जाती है। नहीं रुको, ड्राई कर लो, लेकिन मेरे सामने ऐसे मत आया करो। नीरज थूक निगलते हुए बोलता है। धानी उसी मासूमियत से देखती रह जाती है। आज आपकी जुबान हमारी तरफ क्यों रुक रही है? आप ठीक तो है? तुमने ठीक कहाँ रहने दिया है? कुछ कहा आपने? नहीं, ये लाल साड़ी पहनकर इतना सज धज कर मत घूमा करो। लेकिन आपको तो लाल रंग पसंद है ना? मुझे तो तुम भी पसंद हो, कुछ करने दोगी? नहीं नहीं, आप दफ्तर जाइए ना। हाँ जा ही रहा हूँ, घर पे रहूंगा तो तुम्हारे देख कर पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ धानी, क्या सोच रही हो? धानी साड़ी को लिए हुए सोच में मगन हो जाती है। ये साड़ी तुम्हें पसंद है? लाल रंग की हल्के कढ़ाई वाले शिफॉन की साड़ी धानी अपने कंधे पर लगाकर शीशे में देख रही थी और उस साड़ी को देखते हुए नीरज की यादों में खो गई थी। चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ जाती है। भैया ये पैक कर दीजिए, हमारी बहू को पसंद है। नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसे ही देख रहे थे, हमारे पास बहुत कपड़े हैं। तो क्या हो गया, और ले लो। और कुछ तुम्हें चाहिए? नहीं मम्मी जी। भाभी ये चुन्नी देखी कैसा लग रहा है? रिया लहंगे का एक्स्ट्रा चुन्नी उठाते हुए अपने सर पर ओढ़कर उसे दिखाती है। बहुत प्यारा लग रहा है रिया जी, आप पर तो सब खूबसूरत ही लग रहा है। भाभी आप भी मेरी शादी में लहंगा पहनिए ना। नहीं, हम कुछ भी पहन लेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये सब देखिए, मैं पहन कर आती हूँ। रिया चुन्नी का ढेर धानी के सामने कर देती है और खुद लहंगा उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। देवेश तुम भी चलो ना, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। चलो। देवेश धानी पर से नज़र हटाते हुए रिया के पीछे चला जाता है। धानी तुम भी ये साड़ी जाओ पहन कर आओ। नहीं मम्मी जी, हम घर पर पहन लेंगे। अरे नहीं, जाओ, अगर ब्लाउज का कुछ ठीक करवाना होगा तभी दे देंगे ना। और अगर तुम्हें ये साड़ी अच्छा लगा है तो इसका दूसरा रंग ईशानी के लिए ले लेंगे। क्यों ईशानी? जी बरीबा। धानी ब... ईशानी बस धानी को देखते रह जाती है। एक समय था उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो धानी को दे देती थी। और एक आज का समय है, अगर धानी के ऊपर कोई साड़ी खिलेगी तो वैसा ही ईशानी के लिए भी खरीदा जाएगा। मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना। जी मम्मी जी। धानी साड़ी उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। देवेश बाहर बैठा हुआ अपना मोबाइल चला रहा था। अरे भाभी जी, आप कुछ मदद करूं मैं आपकी? धानी को देखते ही उठकर खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे। धानी सब कुछ आते हुए बोलती है और चेंजिंग रूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये नीरज सक्सेना के ऊपर भी कितना किस्मत मेहरबान है ना, इतनी और हॉट सेक्सी बीवी दे दिया है। और वो पागल पता नहीं कहाँ जाकर बैठा है हुआ है। हाय, दूर से देखकर मेरी ऐसी हालत होती है, जब करीब जाऊंगा तब क्या होगा। बस एक बार उन्हें छूने का मौका मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाएगी। देवेश धानी के चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे को देखते हुए बोलता है। काश मैं इस चेंजिंग रूम के अंदर जा पाता। पहले तो उसे नीरज सक्सेना से बदला लेना था, लेकिन अब तो धानी की खूबसूरती देखकर वो पागल होता जा रहा था। कैसे रोकूं मैं खुद को समझ नहीं आ रहा है। देवेश, देवेश मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, उधर क्या देख रहे हो?
वो कुछ नहीं, नेटवर्क ढूँढ रहा था। नेटवर्क? छोड़ो ना ये सब, मुझे अपनी दुल्हनिया को देखने दो, जो इस लहंगे में गजब की लग रही है। रिया शर्मा कर अपनी आंखें झुका लेती है। अच्छा लग रहा है तो ये फाइनल करूं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा रुको, मैं ये भी ट्राई करके आती हूँ। रिया दूसरा लहंगा उठाते हुए चेंजिंग रूम में चली जाती है। देवेश चैन की सांस लेता है और फिर से अपने मोबाइल में लग जाता है। तभी धानी की चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है। सच में अगर लाल रंग सबसे ज़्यादा खिलता था किसी पर तो वो धानी ही थी। धानी अपने सीधे आंचल को कमर में टाँगते हुए बाहर निकलती है। पल्लू सही से बैठ नहीं रहा था, तो वो सीने से खिसका हुआ था। देवेश की नज़र जैसे ही धानी पर पड़ती है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सच में कोई इतना खूबसूरत लग सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। धानी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। कितनी बेवकूफ़ थी, कितनी भी भोली थी, लेकिन गंदी नज़रों का उसे आभास हमेशा होता था। विधवा बनकर 3 साल ऐसे नहीं गुजारे थे। ऐसी ऐसी नज़रों का उसे सामना होता रहता था। आदमी की छुअन उसके इरादे बता देते हैं। और वो जिस तरह से धानी का पैर छूता था, धानी को उसकी हरकतें अजीब लगती थी, नज़रें असहज करती थी, लेकिन अपने डर और झिझक की वजह से किसी को बता नहीं पाती थी। कुल मिलाकर 2 बार ही तो उसका सामना हुआ था, और दोनों बार ही देवेश ने उसके पैर को ही छुए थे। भाभी जी कुछ हेल्प करो, देवेश धानी के पास पहुंचते हुए बोलता है। नहीं नहीं, हम आते हैं। धानी अपने ढलके हुए आंचल को सही करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी देवेश उसके कोरी कमर को पकड़ लेता है। धानी एकदम से रुक जाती है और शरीर पूरा हिल जाता है। सॉरी भाभी जी, वो आपकी कमर पर मच्छर बैठा हुआ था, बस बस वही हटा रहा था। बोलते हुए अपने हाथ से उसको कमर को मसलते हुए छोड़ देता है। उसके हाथों के निशान पल भर में धानी की कमर पर उभर कर आ गया था। धानी अपने आंखों में आंसू भरकर कमर को पकड़ लेती है। भाभी जी गलत मत समझिएगा, सच में आपकी कमर पर मच्छर बैठा हुआ है, मैं तो बस वही हटा रहा था। धानी डबडबाए हुए आंखों से उसे एक पल देखती है और तेजी से उस तरफ चली जाती जिस तरफ सब बैठे हुए थे। देवेश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। धानी का भाव स्वभाव से उसे इतना तो पता लग गया था कि धानी एक शांत स्वभाव की डरपोक इंसान है, जो खुलकर बोल नहीं पाती है। वो विरोध क्या जता पाएगी? फिर से उधर क्या देख रहे हो? बताओ ये लहंगा कैसा लग रहा है? रिया देवेश के सामने आते हुए बोलती है। तुम तो हर ड्रेस में खूबसूरत लगती हो मेरी जान। बस तुम्हारी खूबसूरती देखकर प्यार करने का मन मचल उठता है। देवेश, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। क्या हुआ धानी, सब ठीक तो है? धानी की आंखों में आंसू और घबराया हुआ चेहरा आराधना जी से छुप नहीं पाता है। मम्मी जी को, कहते कहते धानी की जुबान रुक जाती है जब देवेश और रिया साथ चलते हुए आते हुए दिखते हैं। आंखों के सामने 2 साल पहले हुआ उसके साथ हादसा याद आ जाता है। सागर की मौसेरी बहन और उसके पति पांडव में आए थे। 2 दिन के लिए रुके थे। मौसेरी बहन का पति का नीयत खराब था। धानी को अकेले और विधवा जानकर उसे परेशान करने के लिए कमरे में पहुंच जाता है। धानी किसी तरह से बचती हुई भागती है, अपनी सास के पास पहुंचती है। माँ जी वो जीजा जी हमें तंग कर रहे हैं, हम कमरे में अकेले थे, वो कमरे में चले आए थे। भाभी आप झूठ बोलकर मेरे पति पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, मेरा बसा बसाया घर तोड़ रही हैं। सागर की मसूरी बहन चिल्ला पड़ती है। नहीं दीदी, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सच में हमारे कमरे में गए थे। चुप, कल मुही जब भी बोलेगी खराब ही बोलेगी। अरे दमाजी तो मर्द है, तुझे क्या जरूरत इतना सच धज कर उनके सामने घूमने की? खबरदार जो ये बात किसी को बताया तो। और तुम नीलू, अपने पति को लो और यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारे मासा जी को ये सब पता चले और कोई तमाशा हो। अपने पति को थोड़ा काबू में रखो। सुशीला जी दोनों को विदा कर देती है। क्या हुआ धानी, क्या सोचने लगी?
आराधना जी उसे कंधे से हिलाती है। कुछ 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 नहीं मम्मी जी, साड़ी अच्छी नहीं लगी। नहीं मम्मी जी, अच्छी है। ठीक है, फिर ये चुन्नी पहन कर देखो। आराधना जी लाल रंग की चुन्नी उसके सर पर ओढ़ा देती है। कुछ ही दिनों में करवा चौथ आने वाला है और मैं चाहती हूँ तुम मेरे नीरज के लिए व्रत रखो। तुम्हारी शादी तो ऐसी परिस्थिति में हुई थी, तुम्हारे पास कोई जोड़ा भी नहीं है, लेकिन अब एक शादी का जोड़ा तुम्हारे लिए भी खरीद लेती हूँ, ताकि करवा चौथ वाले दिन मेरी बहू बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो। जी माँ जी। धानी अपनी परेशानी बताकर आराधना जी के चेहरे की खुशी छीनना नहीं चाहती थी। रिया के चेहरे पर भी मुस्कान बनी हुई थी। क्या पता सच में कमर पर कोई मच्छर ही हो, वो ज़्यादा ही सोच रही हो। हाँ, पूरे घर वाले ने उन्हें पसंद किया है। हम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होंगे। धानी खुद को ही गलत ठहरा देती है। और कौन सा हमें इनके साथ रहना, ये अपने घर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। यही सब सोचकर धानी खामोश रह जाती है। शायद यही सबसे बड़ी गलती कर जाती है। नहीं तो आज अगर विरोध जता पाती तो शायद सब कुछ बिखरने से पहले संभल जाता। चलो अब ज्वेलरी ले लेते हैं। आराधना जी को धानी के लिए कुछ न कुछ ले लेती है। उनका तो मन हो रहा था धानी को पता नहीं क्या सब खरीद दे। उनका बस चलता तो पूरा मॉल खरीद कर अपनी बहू को दे देती है। मम्मी जी, ये सूट सब हम लेकर क्या पहनेंगे? पहनते नहीं हैं हम। हो गए तुम्हारी शादी को 3 महीने। 3 महीने तक साड़ी पहनना होता है, अब जो मन है वो पहनना। जैसे ईशानी रहती है ना, वैसे तुम भी रहना। लेकिन हम इतने सालों में कभी सूट नहीं पहने हैं। जरूरी है धानी, जो इतने सालों में नहीं किया वो अब भी नहीं करो। मैं चाहती हूँ मेरी धानी बिल्कुल अच्छे से रहे। अब चलो ये बड़ा सूट पहन कर दिखाओ। आराधना जी उसे एक सूट पकड़ाते हुए बोलती है। धानी जैसे ही गुलाबी रंग के अनारकली में बाहर आती है, देवेश की गहरी नज़रों से बच नहीं पाती है। धानी के हर रूप को देखकर उसकी नीयत खराब होता जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब ले लेते हैं। आराधना जी सब सारा सामान का शॉपिंग कर लेती है। नीरज मीटिंग करके अभी अभी अपने होटल रूम में लौटा था। इस वक्त वो बेंगलुरु में था, साथ में नकुल भी था। तौलिया उठाकर नहाने के लिए चला जाता है। नहाकर जैसे ही बाहर निकलता है, कमरे की डोरबेल बजने लग जाती है। नीरज डिनर ऑर्डर करके गया था, उसे लगता है होटल स्टाफ होगा जो खाना देने आया होगा। वो ऐसे ही दरवाज़ा खोल देता है। सामने लेमन कलर की वन पीस पहनी हुई खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। यस, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन दिन में मैंने यहाँ से चेकआउट किया है और यही कमरा था मेरा। मेरा फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा है, शायद कमरे में ही रह गया है। कैन आई चेक? लड़की प्यारी सी आवाज़ में बोलती है। नीरज साइड हट जाता है। 5 मिनट में अपना सामान ढूंढ कर निकलो। नीरज वापस अंदर आ जाता है। लड़की कमरे के अंदर चली जाती है और हर बोर्ड में अपना चार्जर ढूंढने लग जाती है। गहरी सांस भरते हुए कमरे की सुगंध को महसूस करती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है और आप लोग कहानी स्किप करके सुन रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ कहानी को मिस कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ रोमांस का नहीं, आगे पढ़िए बहुत कुछ आपको समझ आएगा। इसलिए पूरी कहानी पढ़िए, सुनिए, तभी आपको मज़ा आएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।